हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक है। आप सबों के लिए सभी का डिमांड था कि भैया यहाँ दो तीन चार पेपर है। एक तो बात कर ले एमपीपीजीसीएल, नालको और एएलपी, सभी में जो कि है ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिसमें हम बात करें तो एमपीपीजीसीएल में 60 नंबर का आपका ट्रेड रहने वाला है, और वही नालको में बात करें तो दोनों में 60-40 60-40 का ही रेशियो है। रही बात 40 में, अगर हम थोड़ा सा बात कर ले तो एमपीपीजीसीएल में मैथ रीजनिंग भी ऐड है, और यही नालको में बात कर ले तो मैथ रीजनिंग जो है वो नहीं आने वाला है, केवल जनरल अवेयरनेस आने वाला है। तो आप भी तैयारी करना चाहते हैं ट्रेड की, या फिर एएलपी हो, एमपीपीजीएसएल हो या नालको हो, तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे। और जितने लोग हमारे फ्री टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो प्रत्येक चैप्टर वाइज टेस्ट 50-50 नंबर का ऐड है, एएलपी के सेक्शन में जाके वहां से आप दे ले। और फुल टेस्ट भी फ्री है, वहां से भी जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर पूरा टेस्ट भी देना चाहते हैं तो 49 में मात्र 11 सेट आपको मिल जाएगा, और चैप्टर वाइज टेस्ट उसमें और अभी कुछ ऐड है और ऐड हो जाएगा, जो कि एकदम फ्री रहेगा। आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है फ्यूचर टॉपिक स्टडी, और यूट्यूब पे हम करेंगे ही। यूट्यूब पे भी आज के क्वेश्चन देखेंगे, कितना अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। एग्जाम में आने वाले प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका भी अगर सपना है एमपीपी जीसीएल, नालको या फिर एएलपी, तीनों में से किसी की भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो यहाँ से ऐप डाउनलोड करके बहुत से फ्री टेस्ट है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। चलते हैं आज का क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, वो यहाँ से हम फटाफट देख लेते हैं। कि आपको बताना है कि आपने, हाँ, जितना क्वेश्चन आज मैं करवाता हूँ 20 या 30, आपको कॉमेंट करके बताना है कि हाँ आपका कितना नंबर बनना है ना। क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके किसी भी सेट मारिए वहां से ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और धीरे धीरे लेवल हमारा जो है टफ होते जाएगा, धीरे धीरे टफ। अचानक टफ होने से जो तैयारी अभी शुरू की है उनको दिक्कत हो जाता है ना। तो हम प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ट्रेड कोई उतना भारी नहीं है जितना लग रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाए। यहाँ देखिए ग्राइंडिंग कहा जा रहा है। ग्राइंडिंग एक देखिए, एक तो हैंड ग्राइंडर भी होता है, जो कि आपने देखे होंगे घर वगैरह में काम होता होगा। तो एक हैंड ग्राइंडर यहाँ हाथ से पकड़ के वो चला लिए। और दूसरा होता है एक पेडस्टल ग्राइंडर या फिर बेंच ग्राइंडर, जिसमें दोनों तरफ जो है वो व्हील लगा होता है। एक तरफ कोर्स होता है, एक तरफ फाइन होता है, फाइन व्हील लगा होता है। तो आपको बताया यहाँ ग्राइंडिंग का ज्यादा मकसद यही रहता है, पेडस्टल वाला ही। या फिर कोई भी ग्राइंडर करे तो आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा को जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। धूप के चश्मे, सुरक्षा चश्मे, मास्क या फिर हेलमेट। तो हम यहाँ से ऑप्शन से, तो देखिए ऑप्शन से क्या हो जाएगा, मास्क कभी होगा। मास्क, यहाँ ग्राइंडिंग की बात हो जा रही है तो यहाँ जो उसके चिप्स है वो उड़ के आंखों में ना पड़े तो क्या पहनेंगे, अब पहनेंगे हेलमेट। तो पहन के करते नहीं है, तो सुरक्षा चश्मा या फिर धूप के चश्मे पहनेंगे। तो धूप के चश्मे से किनारे आपको देखिए सेफ्टी रहता है आंखों पे, वो इसीलिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सुरक्षा चश्मों का प्रयोग किया जाता है। तो बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। आपको बाद में बताना है कि आपने कितने प्रश्न किए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आग को फैलाने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। आपने, या मैंने सेफ्टी का क्लास लिया था एलपी में, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। फायर ट्रायंगल होता है, फायर ट्रायंगल होता है। तो फायर ट्रायंगल में तीन चीजों की आवश्यकता होती है, उन्हीं से आग लगती है। उन तीनों में से अगर कोई एक नहीं होता है तो आग बिल्कुल जो है वो नहीं लग पाती है। तो आपका ऑप्शन है ताप, ऑक्सीजन और ईंधन। ऑप्शन बी कह रहा है ताप, डाइऑक्साइड और ईंधन। ऑप्शन सी कह रहा है ताप, नाइट्रोजन और ईंधन। ऑप्शन डी कह रहा है ताप, मोनोऑक्साइड और ईंधन। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ताप, ऑक्सीजन और ईंधन।
इन तीनों, इसी को ही फायर ट्रायंगल बोलते हैं। ये तीनों अगर नहीं होता है तो आग जो है वो बिल्कुल नहीं लग पाएगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष मापी औजार है। क्या है? तो प्रत्यक्ष मापी औजार है। प्रत्यक्ष मापी और अप्रत्यक्ष मापी मैंने बताया था जब मेजरमेंट चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो कि प्रत्यक्ष मापी किसे कहते हैं? वह टूल जिसे हम माप ले। मान लीजिए कि स्केल है, हम स्केल से मापे यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, तो स्केल पे लिखा है 2 या 3 सेंटीमीटर होगा। अगर इस पे माप नहीं लिखा रहता तो ये क्या हो जाता है? ये अप्रत्यक्ष मापी हो जाता है। तो उसी के आधार पर हम देखेंगे कि ये कौन सा होगा। तो ऑप्शन चलते हैं स्टैंडर्ड स्टील रूल, आउटसाइड कैलिपर, स्ट्रेट एज और ट्राई स्क्वायर। तो इसमें से क्या हो जाएगा? आप समझ सकते हैं कि कौन सा प्रत्यक्ष मापी है। तो ये हो जाता है आपका स्टैंडर्ड स्टील रूल, आपका जो है वो प्रत्यक्ष मापी हो जाता है। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा औजार प्रत्यक्ष माप ले सकता है। ये भी वही है जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो स्ट्रेट एज, ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल और प्लग गेज। तो इसमें से हम यहाँ से देखें, थोड़ा सा बात कर ले। ट्राई स्क्वायर क्या होता है? ट्राई स्क्वायर जिसे हम लोग गुनिया भी बोलते हैं, गुनिया, गुनिया है ना, जो कि इस तरह का आकार का होता है। ये ट्राई स्क्वायर गुनिया, जो कि स्टॉक और ब्लेड के बीच में 90 डिग्री का कोण बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। ये स्टॉक हो गया, ये ब्लेड हो गया, 90 डिग्री के कोण में बना होता है। ज्यादातर ये कास्ट आयरन का बना होता है। प्लग गेज क्या होता है? व्यास वगैरह को चेक करने के लिए, या तो प्लग इस तरह का होता है, एक तरफ गो सिरा एक तरफ नो गो सिरा, किसी में दोनों सिलेंड्रिकल, जैसे कि कोई होल वगैरह का व्यास चेक करने के लिए प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी टेपर हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, बहुत तरह के प्लग गेज होता है ना। स्टील रूल क्या हो गया? स्टील रूल सिंपल जो स्केल होता है वही अगर स्टेनलेस स्टील का बना रहता है तो हम यहाँ स्टील रूल बोलते हैं, है ना। और स्ट्रेट एज का होता है समानांतर वगैरह चेक करने में इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो हम इसके हिसाब से प्रत्यक्ष मापी औजार है तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन सी। स्टील रूल क्या है? प्रत्यक्ष मापी औजार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 5वां प्रश्न। 5वां कह रहा है डॉट पंच के पॉइंट कौन होते हैं? डॉट पंच के पॉइंट कौन होते हैं? ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है आपका 120 डिग्री। तो आपको पता होगा कि डॉट पंच कहा जा रहा है, तो डॉट पंच का कितना होता है? तो ऑप्शन बी 60 डिग्री होता है। वही अगर हम बात किए जाए तो इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, प्रीक पंच, प्रीक पंच 30 डिग्री, और यहां से दिया है डॉट पंच। डॉट पंच हो जाता है आपका 60 डिग्री। एक होता है सेंटर पंच, सेंटर पंच जो कि होता है 90 डिग्री। अगर कहीं कहीं पूछ दिया जाता है विटनेस मार्क के लिए, क्या पूछा जाता है? विटनेस मार्क के लिए, तब भी आपका आंसर क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा। विटनेस मार्क के लिए पूछा जाए तब भी आप किसका लगाएंगे? 60 डिग्री लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कीजिए, बहुत से क्वेश्चन मिलेगा और सेट भी आपको मिनिमम प्राइस में मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर पाएंगे। स्क्राइबर के पॉइंट का कौन होता है? स्क्राइबर क्या होता है? स्क्राइबर एक तरह से, ये इसको भी अगर एक तरफ नुकीला बन जाए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? स्क्राइबर हो जाएगा। आप अगर फीटर के स्टूडेंट है तो आप जॉब वगैरह बनाए होंगे आईटीआई में, तो जॉब बनाते टाइम मान लीजिए कि जॉब हो गया, सिंगल ही रहते हैं। ये अगर जॉब हो गया, आपको मार्किंग करना है कि हाँ यहाँ से कट करके निकालना है, ये वाला भाग कट करके निकालना है। तो हम यहाँ से जब मार्किंग करेंगे जेनी कैलिपर वगैरह से, तो उसमें भी आपका स्क्राइबर का यूज किया जाता है। नोकीला होता है लाइन खींचने के लिए, तो वही क्या होता है? आपका स्क्राइबर होता है। तो स्क्राइबर के पॉइंट, जो स्क्राइबर हो गया ये नुकीला भाग जो हो गया, तो ये पॉइंट जो है वो पूछा जा रहा है कि कितने डिग्री के एंगल पे होगा, इसका एंगल बताना है ना।
इसका जो है वो एंगल बताना है। तो स्क्राइबर के पॉइंट का एंगल होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, 8 से 10 डिग्री, बी है 12 से 15 डिग्री, सी है 30 डिग्री और डी है 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 15 डिग्री स्क्राइबर का जो है वो पॉइंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न का है, हैमर का आई होल सेंटर के और टेपर और अंडाकार होता है क्योंकि। हैमर का आई होल सेंटर की तरफ टेपर और अंडाकार होता है क्योंकि। ऑप्शन देख लेते हैं, इसे बनाना आसान होता है। ऑप्शन बी कह रहा है इससे भार हल्का होता है। ऑप्शन डी कह रहा है हैंडल लगाने पर वेज लगाने के लिए, हैमर के लिए आवश्यक प्रयासों में कमी लाने के लिए। सबसे पहले देखते हैं हैमर कुछ कैसा होता है। हैमर ये हो गया, अगर हम हैमर कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, हैमर है ना। हैमर में जो ये आई होल हो गया, ये क्या हो गया, आई होल हो गया, ये आपका आई होल हो गया। आई होल में जो, आई होल में ही किसका हैंडल लगा होता है, आई होल में क्या लगा होता है, हैंडल लगा होता है। जब आई होल में हैंडल लगा होता है तो कहा जा रहा है कि आई होल में सेंटर के और टेपर क्यों रखा जाता है, इसमें टेपर क्यों रखा जाता है। सबसे पहले तो ये भी पूछ लिया जाता है कि हैमर का आई होल कैसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है हैमर का आई होल कैसा होता है, तो अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार, अंडाकार होता है। हैमर का आई होल कैसा होता है, अंडाकार होता है। उसके बाद पूछा जाता है क्यों रखा, अंडाकार भी क्यों होता है या फिर टेपर क्यों रखा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है सी, ऑप्शन सी, हैंडल पर वेज लगाने के लिए। अब सोचेंगे आप ये वेज क्या है, वेज क्या है, तो वेज जो आप पच्ची समझते हैं ना, पच्ची जो कि ठोका जाता है, अगर सिंपल समझते हैं तो अपने कुदाल वगैरह में उसमें भी ठोक दिया जाता है कि निकले नहीं, तो वही वेज मतलब पच्ची समझिए कि वही उसी के लिए अंडाकार जो है वो बनाया जाता है वही। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हैंडल पर वेज लगाने के लिए। और अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो ये वाला आपका हो जाएगा हैंडल, पार्ट्स पूछ लिया जाता है। ऊपर होल वाला होता है पिन, पिन तो ये कैसा पिन है, गोलाकार है तो बॉल पिन हैमर हो जाएगा, बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर हो जाएगा। आई होल हो जाएगा। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, नीचे वाले को फेस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, चीक होता है, नीचे वाला ये वाला चीक होता है, साइड वाला। यही सब आपसे पूछ लिया जाता है, इस सब बातों को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर प्रश्न है। आठवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि हैमरिंग करते समय हैंडल को पकड़ना चाहिए। अभी हमने हैमर बताया था, तो हैमर को कहाँ पकड़ना चाहिए, हेड के नजदीक से, सिरों पर, मध्य में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ अगर हम बना दे हैमर का हैंडल, मान ले कि ये हैमर हो गया हमारा, है ना। हैमर का हैंडल के नजदीक, हेड के नजदीक, यहाँ कोई पकड़ थोड़ी पकड़ता है, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है सिरे पर, सिरे पर तो नहीं पकड़ेंगे, मध्य में है, सिरे पर, देखिए सिरे पर कह रहा है तो यहाँ कह रहा है, और मध्य में एक यहाँ कह रहा है। तो इस हिसाब से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जब भी हैमर वगैरह पकड़ा जाता है तो कहाँ पकड़ा जाता है, यहाँ किनारे पे पकड़ा जाता है, मतलब कि किनारे कहने का मतलब यहाँ पे सिरे पे। तो यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु से बेंच वाइस की जॉ प्लेट को बनाया जाता है। बेंच वाइस देखिए होगा आपने, बेंच पे लगा होता है, जिसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 106 सेंटीमीटर होती है, या फिर 3.5 फुट लिखा जाता है, 3.5 फुट, या फिर केहुनी की ऊंचाई के बराबर। आप कहे तो केहुनी की ऊंचाई के बराबर भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है कास्ट आयरन, टूल स्टील, माइल स्टील, या फिर हाई कार्बन स्टील।
तो जो कि है बेंच वाइस का जो जॉ प्लेट होता है, जो वाइस वाइस होता है, वाइस में यहाँ से वाइस में जो होता है ना, ये दोनों तरफ से जो पकड़ के रखने वाला होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं जॉ प्लेट। तो जॉ प्लेट किसका बना होता है? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। टूल स्टील का जो है वो बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि बेंच वाइस के जॉ खुलते हैं। बेंच वाइस जो अभी मैंने बताया था कैसे खुलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परस्पर समानांतर, वी आकार में, क व ख दोनों, घ में दिया है, डी में ऑप्शन दिया है, दोनों में से कोई नहीं। तो आपने जब भी आप ITI वगैरह में गए होंगे कभी ना कभी, तो वहां से देखे होंगे जो बेंच वाइस, या फिर कोई भी आप पर्सनली वर्क के लिए ही कहीं गए होंगे कुछ काम के लिए, तो वहां आप देखे होंगे कि जो खुलता है वो आमने सामने खुलता है, यहीं से यही दूरी रहेगा, और ये जो है यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है। मूवेबल वाला पीछे समानांतर में बढ़ता है। तो कैसे खुलता है? परस्पर समानांतर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसको ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको क्या करना है? VVI लगा लेना है। इसको क्या करना है? VVI में लगा के चलना है। ये 11 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि स्टील के पतले पाइप को काटने के लिए, स्टील के पतले पाइप को काटने के लिए पिच वाला हेक्सा ब्लेड जो कि है वो उपयुक्त होगा। तो 0.5 0.8, 1.4, 1.8 और 2.0, या फिर पतली ट्यूब वगैरह भी कर दे तब भी आपका आंसर क्या होगा? पतले पाइप तो है ही, या फिर कंड्यूट पाइप भी लिखे तब भी आपका आंसर होगा 0.8। हेक्सा ब्लेड की अगर हम बात करें तो हेक्सा ब्लेड कुछ इस तरह का आपका होता है। इसका साइज पूछ लिया जाता है। ये पहले पूछेंगे कि हेक्सा फ्रेम में बांधते किस तरफ से है, तो आगे वाले दांत को विंग नट की तरफ करके हेक्सा ब्लेड का लंबाई कैसे दिया जाता है, तो दोनों होल के सेंटर के बीच की दूरी से हेक्सा ब्लेड की लंबाई जो कि है वो लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कास्ट आयरन की हेक्साइंग करने के लिए, कास्ट आयरन की हेक्साइंग करने के लिए किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? कास्ट आयरन पे अगर ऑपरेशन करना है तो कूलेंट कौन सा प्रयोग करेंगे? जैसे कि आप अगर हेक्सा से कटिंग करते हैं तो वहां पे कूलेंट के रूप में पानी का प्रयोग करते हैं। तो कास्ट आयरन के अगर मशीन से कुछ काम कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे हो जाए ऑप्शन है सोलेबल ऑयल, बी पानी, सी सूखी हवा, और डी है मिट्टी का तेल या फिर केरोसिन तेल कह लें इसको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूखी हवा का प्रयोग जो है वो कास्ट आयरन में किया जाता है। वही मिट्टी का तेल का है, तो इसमें किसके लिए करेंगे? एल्यूमिनियम के लिए करेंगे। एल्यूमिनियम का कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तब मिट्टी का तेल, ये फेमस क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है, दोनों पूछे जाने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा, धातु के किस गुण के कारण वह बाहरी लोड के एक्शन के अंतर्गत टूटता नहीं है? टूटता नहीं है। तो धातु के किस गुण के कारण वह बाहरी लोड के कारण अंतर्गत टूटता नहीं है? तो देखिए मेलिबिलिटी ऑप्शन है, ए मेलिबिलिटी, बी टफनेस, और सी स्ट्रेंथ, और डी है डक्टिलिटी। अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के कारण लोड पर वो टूटती नहीं। तो ये मेलिबिलिटी क्या है, टफनेस क्या है, डक्टिलिटी क्या है? मेलिबिलिटी है कि अगर पीट के चादर के रूप में बना दे तो चादर या बर्तन बनाना, तो वो किसका होता है? मेलिबिलिटी का गुण होता है। टफनेस का क्या होता है? टफनेस मतलब कि कोई अगर लोड वगैरह दे तो वो धातु सह ले। और डक्टिलिटी का मतलब होता है पतली तार के रूप में बनाना, पतली तार के रूप में बनाना, पतली तार के रूप में बनाना क्या हो जाता है? डक्टिलिटी का गुण हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट।
यहाँ 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्टील की ब्रिटलनेस को कम करने और टफनेस को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग किए जाते हैं। कहा जा रहा है कि ब्रिटलनेस मतलब कि भंगुरता को कम करने और टफनेस मतलब कि उसको थोड़ा सा हार्डपन टफनेस को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जब हार्डनिंग किसी जॉब का अगर हार्ड करते हैं ना तो उसके बाद उसमें ब्रिटलनेस का गुण बढ़ जाता है, तो उसी को कम करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे एनीलिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग या फिर हार्डनिंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेम्परिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टेम्परिंग हो जाएगा। अब यहां से पूछ लिया जाता है कि एनिलिंग क्या है, नॉर्मलाइजिंग क्या है या हार्डनिंग क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम हार्डनिंग के बारे में। दिख रहा है हार्डनिंग क्या है, तो किसी जॉब को हार्ड करना ही क्या हो जाता है, हार्डनिंग हो जाता है। अगर और हम बात कर लें एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग, यहां से भी पूछा जाता है। तो एनिलिंग होता है मशीनिंग, मशीनिंग ऑपरेशन, कोई धातु है वो मशीनिंग करने योग्य है, तो मशीनिंग करने लोग बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, एनिलिंग किया जाता है। और नॉर्मलाइजिंग है, कोई धातु है इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आ गया है, तो इसको दूर करने के लिए मतलब आंतरिक कोणों को शुद्ध करने के लिए नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन जो है वो किया जाता है। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो साथी हमारे सब्सक्राइब किए हुए हैं पहले से वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एएलपी हो या फिर अभी आपने नालको का फॉर्म भरा हो या फिर किसी भी अन्य ट्रेड का एग्जाम देना चाहते हो या फिर एमपीपीजीसीएल हो, है ना, इन सभी में आपको जो है ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पंद्रह नंबर प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन है बोल्ट, स्क्रू, स्टड, फिर ऑप्शन डी है नट व बोल्ट। तो माइक्रोमीटर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यही अगर बोल्ट और नट एक साथ रहता है तो स्क्रू थ्रेड पर भी काम करता है, या फिर स्क्रू लेकिन अलग है, स्टड अलग दिया हुआ है, स्क्रू के साथ कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर प्रश्न। साधारणतः वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर कैलिपर जो है वो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm और 0.01। ऑप्शन ए और डी तो एक ही जैसा हो गया, चलिए कोई नहीं, ये दोनों होगा भी नहीं, आपके लिए इजी हो गया। अब बताइए बी और डी में से कौन सा होगा। तो इस वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो ऑप्शन बी होता है 0.02 mm। अगर वर्नियर हाइट गेज भी पूछ ले तो उसका भी यही होता है। वर्नियर कैलिपर पूछा जाता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, दो स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर काम करता है। और लिस्ट काउंट क्या होता है, तो किसी भी मेजरिंग टूल द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप को लिस्ट काउंट कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहें तो अल्पत माप कहते हैं, लेकिन इंग्लिश भी याद करते चलना है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रकट करता है। होल को कौन सा प्रकट करता है, तो यहाँ से हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है एच, बी है स्मॉल एच। ये सोचेंगे कि एक ही ऑप्शन दे दिया गया क्या, तो नहीं, ये दोनों ऑप्शन सही है। स्मॉल कैपिटल, कैपिटल जी है सी में और डी में है स्मॉल जी। तो होल के लिए हमेशा किसका प्रकट करते हैं, होल के लिए करते हैं कैपिटल जी का प्रयोग करते हैं। वही अगर शाफ्ट की बात की जाए तो शाफ्ट को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, यदि किसी पार्ट्स के साइज के लिमिट में फिनिश किया जाता है तो उसे कौन सा साइज कहा जाता है। अगर लिमिट के अंदर फिट करते हैं तो उसे कौन सा साइज कहते हैं। ऑप्शन है अधिकतम साइज, न्यूनतम, अधिकतम, न्यूनतम, या फिर देखिए बेसिक,
या फिर स्वीकृत साइज लिमिट। मान लीजिए कि ये हमारा जॉब है, ये जॉब हो गया, ये 50 mm लंबाई का है। अगर इसमें कहा जाए लंबाई में कि प्लस 0.02 और माइनस 0.01 mm का जो है वो टॉलरेंस दिया गया है ना। तो इसके अंदर अगर हम किसी कारीगर ने जॉब बना कर दिया 50.002 और 50.01, 49.999 है ना, एक कम भी है। तो ये तीनों साइज में अगर जॉब बन के जाता है तो स्वीकृत है, अगर इससे छोटा बनाते हैं तो स्वीकृत नहीं होता। इसी को बेसिक साइज से ज्यादा और कम के अंतर को ही क्या बोलते हैं, टॉलरेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वीकृत साइज कहा जाता है, इसके अंदर आप जॉब बनाते हैं तो। 19 नंबर प्रश्न है, रीमर के किस पार्ट से चिप्स गुजारते हैं और कटिंग एज तक कूलेंट पहुंचता है। रीमर के किस पार्ट से चिप्स गुजरते हैं और कटिंग एज तक कूलेंट पहुंचता है। तो ऑप्शन है फेस, सैंक, फ्लूट्स और रिसेस। तो इसमें हो जाता है ऑप्शन सी, फ्लूट हो जाता है, जो कि अपने अगर देखा होगा ड्रिल वगैरह में जो खांचा बना होता है, तो वैसा खांचा किसमें होता है, रीमर में भी होता है। रीमर क्या है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा रीमर क्या है। तो कोई जॉब है, इसमें हमने होल कर दिया, होल ड्रिल से कर दिया, और होल को शुद्ध करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे रीमर बोलते हैं। इसे बहुत कम मात्रा में जो है धातु काट के केवल फिनिशिंग की जाती है। और तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फ्लूट। आज का ये लास्ट प्रश्न है, जितने साथी जुड़े हैं एक बार लाइक कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन कैसा लगा, तो कल से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, है ना, और क्वेश्चन जो है ऐड होगा। और ये 20 नहीं होगा, लगभग मैंने हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन से 1 2 4 क्वेश्चन जितना हो सके उससे बनने वाला क्वेश्चन को बताया है। तो उम्मीद है कि इससे आपको बहुत हेल्प मिला होगा। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कौन होता है, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कौन होता है। तो आपके ऑप्शन है, ए है 124 डिग्री, बी है 118 डिग्री, और सी है 59 डिग्री, और डी है 121 डिग्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 121 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, है ना, तो ये हम आगे करेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप कहीं भी टेस्ट लगाए तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलते होंगे। और आगे जो है लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, ऊपर पहला दिन रहता है तो थोड़ा इजी लेवल से शुरू करते हैं। तो ये ना समझे कि हाँ मुझे सब आ रहा है तो आगे जाके वो गिर जाएंगे। ज्यादा खुश भी नहीं होया जाता है सब मार दिए तो, जिनको नहीं आ रहा है वो निराश भी ना हो, मेहनत करते जाएंगे, पकड़ते जाएंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन जो है आपसे बनने लगेगा। घबराने से कुछ नहीं होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जो जहाँ ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो जाके प्ले स्टोर में लिखना है फ्यूचर टॉपिक स्टडी। बहुत सारे मॉक टेस्ट है फ्री मटेरियल में, या फिर एलपी के टेस्ट सीरीज में, वहां से आपको जाके लगाना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।